नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर सनंदन थपलियाल जी से, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और 20 सालों से वो आयुर्वेद में कार्यरत हैं और साथ में देश-विदेश में वो आयुर्वेद का छात्र-छात्रा को ज्ञान भी देते हैं। आज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से आयुर्वेद में इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएँ। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार मैम। हाँ, सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर ये आयुर्वेद में इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए? जी, धन्यवाद मैडम। हम लोग चर्चा करेंगे आज आयुर्वेद और इम्यूनिटी के बारे में। जी सर। इम्यूनिटी मतलब है रोग प्रतिरोधक क्षमता। जी। और ये जो इम्यूनिटी है ये एक सतत क्रिया है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये किसी एक दिन में या किसी एक दवाई से, किसी एक औषध से या किसी एक उपाय से ठीक हो जाए और लगातार बनी रहे, ऐसा बहुत मुश्किल है। ऐसा तकरीबन संभव नहीं है। जी। आयुर्वेद में इम्यूनिटी की हमें आवश्यकता इसलिए है कि हम रोगों से लड़ सकें और अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना सकें। हम थोड़ा पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य उत्तम कैसे बन सकता है, बल्कि स्वास्थ्य किसको कहेंगे, उत्तम स्वास्थ्य क्या है। बिल्कुल सर। आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, बाद में वही स्वास्थ्य की परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अडॉप्ट की। तो जो स्वास्थ्य की परिभाषा है उसमें 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं, 4 इंपॉर्टेंट पायदान हैं। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य और चौथा है सामाजिक स्वास्थ्य। यानी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। जी। आयुर्वेद में इन चारों तरह के स्वास्थ्य का जब तक समावेश एक साथ नहीं होता, तब तक आदमी का स्वास्थ्य उत्तम नहीं हो सकता। जी। और इम्यूनिटी इसी से सीधे संबंधित है। अगर हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको अपने इन चारों प्रकार के जो लेवल हैं, जो चारों प्रकार के स्वास्थ्य हैं, इनको उत्तम बनाना होगा। जी। और जैसा मैंने पहले कहा, कोई एक उपाय से हम समझें कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, जी। किसी एक दवाई से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे कि जन सामान्य में भी लोग बहुत तरह की इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजों का प्रयोग करते रहते हैं और जी। सबको एक जैसा लाभ नहीं मिलता। किसी बिल्कुल को सर। बहुत अच्छा लाभ मिलता है, किसी को कम लाभ मिलता है और बहुत सारे लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। जी, जी। अंग्रेजी में एक कहावत है, नॉट ऑल गुड थिंग्स आर गुड फॉर एवरीवन। जी। दुनिया भर में जितनी अच्छी चीजें हैं, वो सभी के लिए एक जैसी फलदायी नहीं होती। बिल्कुल सर। मान लिया है, किसी को च्यवनप्राश बहुत अधिक उससे लाभ मिल रहा है, आजकल लोग गिलोय खा रहे हैं, किसी को गिलोय मिल जाती है। और शतावरी है, आयुर्वेद की औषधियां हैं, पिछले कुछ सालों में और खास करके पिछले 2 सालों में तो बहुत प्रचलित हुई हैं। जी। तो सब लोगों को इनका एक जैसा लाभ नहीं मिलता है। जी। वो इसीलिए क्योंकि हर आदमी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो अलग है। जी। हर आदमी की प्रकृति अलग है। उसका खान-पान, सोच-समझ, उसके विचार और उसके बाहर का जो वातावरण है, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है। कोई मनुष्य, जैसे मैं देहरादून से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं देहरादून में हूँ, आप दिल्ली में हैं, जी। कोई जर्मनी में है, तमिलनाडु में है, तो जी। सबके जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, हाँ। उसका जी। बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी बिल्कुल सर। इम्यूनिटी पर। हाँ जी तो सर। इसीलिए वो सब में अलग-अलग हो जाएगा। जी। मैं आपको बात बता रहा था कि जो 4 प्रकार के जो 4 पायदान है स्वस्थ रहने के लिए, उनके लिए आयुर्वेद में बता रखा है कि किससे उनका उत्तम स्वास्थ्य मिल सकता है। जी। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे पास आहार है। आहार हम अलग-अलग प्रकार के आहारों की बड़ी विवेचना होती है, आजकल डायटीशियन और न्यूट्रिशन भी उसपे बहुत बात करते हैं। जी। तो किस तरह का आहार खाएँ और किस तरह के भोजन को सुपाच्य हो सकता है और किस तरह की औषध से हमको उत्तम स्वास्थ्य मिल सकता है, इस जी। पर ढेरों जानकारियाँ गूगल में भी उपलब्ध हैं और लगातार हमको मिलती रहती हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है आहार, मानसिक स्वास्थ्य के लिए है विचार, हमारे विचार कैसे होते हैं, हमारे थॉट प्रोसेसेस कैसे होते हैं, जी सर। हमारी सोच समझ कैसी होती है, ये भी हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जी। सिर्फ अगर हम खान-पान तक सीमित रहेंगे, तो हमको जितना लाभ मिलना चाहिए वो उतना नहीं लाभ नहीं मिलेगा। मिलेगा। जी सर। जी, तीसरा जो पायदान है वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य अध्ययन। का जी। और उसके लिए उत्तम है ध्यान, मेडिटेशन, मेडिटेशन। जी योग। सर। जी। जी, और जो अंतिम पायदान है, वो है सामाजिक स्वास्थ्य का। जी। आयुर्वेद में इसको कहते हैं आचार रसायन।
जी, हमारा बिहेवियर कैसा होता है अपने अगल बगल के लोगों से, अपने सामाजिक, क्योंकि आदमी मुख्य रूप से एक सामाजिक प्राणी है। जी, बिल्कुल। तो हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा आचरण कैसा है, इसे बिहेवियरल साइंस के अंतर्गत ये आता है। जी, तो हम अपने से बड़ों से किस तरह से व्यवहार करते हैं, अपने छोटों से किस तरह से व्यवहार करते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी से, और ये सिर्फ मनुष्यों तक नहीं, आप जानवर से किस तरह से व्यवहार करते हैं। और जी, उससे भी एक आगे की बात है कि हम प्रकृति से किस तरह से व्यवहार करते हैं। जी, हम इकोसिस्टम में, हम वी आर अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम, हम उससे हमारी व्यवहार, अगर हम लगातार पेड़ काटते रहेंगे, लगातार डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा, प्लास्टिक का यूज होता रहेगा, जानवरों के लिए रहने के लिए जगह नहीं रखेंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे ऐसा असंभव है। असंभव है। जी सर, तो इसीलिए जब तक ये चारों पायदान पर हमारा स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा, तब तक हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं हो सकती। सिर्फ खाने भर लेने से, ये एक्सरसाइज कर लेने से, और बहुत महंगी महंगी या बहुत उत्तम से उत्तम दवाइयां लेने से हम ठीक हो जाएंगे, अगर ऐसा होता होता तो जिनकी इम्यूनिटी पिछले 2 सालों में आपने देखा है कि किस तरह से बिल्कुल टूट चुकी है। और बिल्कुल अब तो सर, बिल्कुल। एक नया वेरिएशन आप देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से शुरू होकर के पूरी दुनिया में पसरता जा रहा है। जी, बिल्कुल। तो हमको इन सारे लेवल पर अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाना है, खान-पान पर भी ध्यान रखना है, अपने विचारों पर भी ध्यान रखना है, अपने आध्यात्म पर, जो हमारा ओरिएंटेशन है, जो फेथ है, उस पर, और हमारे समाज पर। इन चारों लेवल पर जब तक हम उत्तम स्वास्थ्य नहीं मनाएँगे, तब तक हमारी इम्यूनिटी बेहतरीन नहीं हो सकती। नहीं तो हो सकता। इसीलिए सबके अलग-अलग आयाम हैं, तभी जी। हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो सकती है। जी, लक्ष्मी जी। सर आपने हमें इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। सबसे पहले आहार, तो सर हम आहार के बारे में भी जानना चाहेंगे कि धीरे-धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आपसे जानेंगे कि आहार किस तरीके का लेना चाहिए? जी, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है। जी, तो आहार आप कैसा लें, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। जी, आहार आप कैसा पचा पाते हैं, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, व्हाट यू टेक इज़ गुड, बट हाउ यू डाइजेस्ट इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट। जी, हम बहुत हाइजीनिक फूड खाएँ, देखिए भोजन जब पेट के अंदर जाता है, उससे पहले की तो चीज़ों पे हम काफ़ी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं, कि हमारा साफ-सुथरा भोजन हो। आजकल ऑर्गेनिक फूड का बड़ा महत्व बढ़ जी, गया है, हम बिल्कुल, उसको, बिल्कुल सर। जी, है ना, पेस्टिसाइड रहित फूड का महत्व करें, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ भी लगातार रोग बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। जी, वो बिल्कुल इसलिए सर। कि डाइजेशन का प्रोसेस ठीक नहीं है। तो जी, आप उत्तम खाएँ, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उत्तम पचाएँ। खाने का एक सीधा संबंध आपके पाचन क्रिया से है, और पाचन क्रिया का मतलब सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है। हमारा जी, मल किस तरीके से बन रहा है और उसका एलिमिनेशन किस तरह से हो रहा है, वो जी, किस तरह से निष्कासित हो रहा है, ये जी, भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जी, तो जब तक मल शरीर के अंदर रहेगा, आयुर्वेद में 3 प्रकार के मल बताए गए हैं। एक मल जो हम सवेरे मॉर्निंग में त्याग करते हैं, दूसरा है मूत्र, ये जी। 2 को तो हम बहुत कॉमनली जानते हैं, और तीसरा है स्वेद, जिसको स्वेटिंग कहा जाता है, पसीना कहा जाता है। हाँ सर, वो इतनी जानकारी लोग नहीं ले जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो आजकल बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। लोग जिम में जाते हैं, और आजकल की जिस तरह की लाइफ़स्टाइल हो गई है, लोग अपने घरों से गाड़ी में निकलते हैं, ऑफ़िस में जाते हैं, सारा दिन वहाँ काम करते हैं, गाड़ी से वापस आ जाते हैं, और फिर घर में आके सो जाते जी, हैं। बिल्कुल सर। इन सब में स्वेटिंग नहीं हो पा रही है। जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी, उतना ज़्यादा मल शरीर से बाहर निकलेगा, और जितना ज़्यादा मल शरीर से बाहर निकलेगा, ये ऑटोमैटिक एक प्रोसेस होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलेंगे। जितने टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलते रहेंगे, उतनी पता इम्यूनिटी आपकी बेहतरीन बेहत होती रहेगी। होती जाएगी। जी सर। तो इन भोजन हम करें, और उसका पाचन अच्छा हो, और इन तीनों मलों का नियमित रूप से समय समय पर निष्कासन होता रहे, ये अत्यंत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी के लिए। सिर्फ खा लेने भर से नहीं हो पा रहा। जी, तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इलिमिनेशन, ये पूरी प्रोसेस यथावत और नियमित होनी चाहिए। खाना खाने से लेकर के पचाने तक, आचूषण यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद उसका निष्कासन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है, आपको स्वेटिंग लगा नहीं होती है नियमित रूप से, तो फिर आप दवाइयों से या फिर किसी दूसरे उपाय से थोड़ी बहुत देर तक तो राहत मिल सकती है, लेकिन प्राकृतिक इम्यूनिटी और रोगों से लड़ने की क्षमता संभव नहीं है। तो इसीलिए इन सारी बातों पर हम ध्यान दें, सिर्फ खाने भर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि आपका भोजन अच्छे ढंग से कैसे पके, अच्छे ढंग से उसका पाचन कैसा हो, तो उसके कुछ लक्षण हैं।
इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट कराने की या कोई अल्ट्रासाउंड कराने की आवश्यकता नहीं है। हर आदमी अपने लेवल पर इन चीजों को देख समझ सकता है। जी, जैसे आपको भूख कैसे लगती है, आपको प्यास कैसे लगती है। अगर आपको खूब अच्छी भूख लगती है, आपको फीलिंग होती है वो हंगर की, भूख लगने की एक जो फीलिंग होती है, आजकल तो बहुत सारे लोगों में खत्म हो गई है। लोग इतने ज्यादा मैकेनिकल हो चुके हैं कि वो 3 टाइम पर मेजर मील और 2 टाइम पर फिर मिनी मील खाते हैं, दिन भर 5 टाइम मील खाते हैं, तो उनको भूख का आभास ही खत्म हो चुका है। बिल्कुल सर। तो वो लगनी चाहिए, जब तक उसका आभास ना हो तब तक आप भोजन ना करें। जी, इन सब का सीधा संबंध इम्यूनिटी से ही है, क्योंकि जितना अच्छा पाचन होगा, जितनी अच्छी भूख लगेगी उतना अच्छा पाचन होगा, जितना अच्छा पाचन होगा उतने ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में जाएंगे और उतनी बेहतरीन इम्यूनिटी होगी। जी, तो अच्छी भूख का लगना, अच्छी प्यास का लगना, समय समय पर जितने मल हैं उनका त्याग होना, जो वेग होते हैं, कई तरह के वेग होते हैं आयुर्वेद में, 13 प्रकार के जो जो वेग हैं वो भी 2 तरीके के हैं। एक ऐसे वेग हैं जिन पर हमको नियंत्रण रखना चाहिए, और कुछ वेग इम्पल्सेस ऐसी होती हैं जिनको हमको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ज्यादा देर उनको सप्रेस नहीं करना। जैसे भूख है, आपको भूख लगती है तो आपको उस समय खा लेना चाहिए। आप अगर लगातार अपनी भूख को दबाते रहेंगे, उसी तरह से मल का वेग है, उसी तरह से मूत्र का वेग है, उसी तरह से अश्रु का वेग है, उसी तरह से छींक का वेग है, जम्हाई का वेग है, जो ये प्राकृतिक वेव होती हैं, ये अपने आप प्रकट होती हैं। और तो जब ये हो तो उनको दबाना नहीं चाहिए। आपको भूख लगती है तो आपको उस टाइम पर खाना खा लेना चाहिए। इन लक्षणों के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा जो भोजन है वो ठीक पच रहा है या ठीक नहीं पच रहा है। जी, तो ये हुई आहार के लेवल की बात। फिर आती है जो दूसरा लेवल की बात, जिस पर हमारी चर्चा हो रही है, वो है हमारे मानसिक तौर पर हमारा जी, सोच बिल्कुल। समझ कैसा है। हम जी, जानते हैं बिल्कुल। कि पॉजिटिव थिंकिंग की कितनी जबरदस्त महत्व रहता है ना। जो और कहा भी जाता है साधारण भाषा में कि चिंता चिता के समान है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्यों ये अंदर ही अंदर मनुष्य को जला देती है। जी, तो बेहतर ये है कि हम हर हर विचार में और हर स्थिति में पॉजिटिविटी ढूंढें। जी, कोरोना को भी लोगों ने आपदा को अवसर में बदला, जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और बहुत सारे लोगों में। ठीक है, लोगों में विपत्तियां आई, आपत्तियां आई, लेकिन अगर आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आप सशक्त हैं, जी, सबल हैं, तो आप इससे भी भयंकर से भयंकर व्याधि से और बीमारियों से लड़ सकते हैं। जी, अगर आप मन से पहले टूट जाएगा आदमी, उसकी मानसिक स्थिति पहले ही कमजोर हो जाएगी, तो व्याधियों से नहीं लड़ सकता। जी। हम जानते हैं वो पुरानी कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के उनके जीते जीते जीत। जी, जी, बिल्कुल। जी सर। तो जो मन के जो भाव हैं, मन के जो विचार हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं, वो पूरे शरीर में एक जबरदस्त ऊर्जा भर देते हैं, जी, और ये ऊर्जा हमारी इम्यूनिटी का काम करती है। तो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, जो आसपास की इम्यूनिटी कम होने की वजह से माइक्रोब्स आकर हम पे अटैक कर देते हैं और बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं, वो नहीं हो पाई। जी। इसलिए पॉजिटिविटी का, अपने विचारों का, देखिए ये तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं संक्षेप में आपको बता संक्षिप्त रहा जी, हूँ कि बिल्कुल। हमारे थॉट प्रोसेसेस का बहुत बड़ा महत्व है, और वो पूरे शरीर पर, हार्ट पर, हमारे डाइजेशन पर, हमारे एलिमिनेशन पर, स्किन पर, हर जगह उसका जबरदस्त प्रभाव होता है। बिल्कुल। तो विचारों पर है। अगला स्तर जिसकी हमने बात की थी वो था स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी जी, कि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। जी सर। आध्यात्मिक हेल्थ का यहाँ मतलब किसी धर्म या किसी उपासना से नहीं है, वो मतलब है आपकी फेथ से, आपकी ओरिएंटेशन से, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। देखिए, एक आदमी जो शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी जो आप समझ सकते हैं कि जिसके हार्मोन्स और केमिकल्स और एंजाइम जो नर्वस सिस्टम के हैं, वो काफी हद तक नियंत्रित हैं और रेगुलर हैं। जी, उसके अलावा उसकी सोच समझ, जो ओरिएंटेशन है वो कैसी है। आप समझिए कि एक आदमी इस हद तक अपने आप को बीमार कर सकता है कि वो बम फोड़ने की स्थिति में आ जाए, कोई टेररिस्ट बन जाए, उनका ब्रेन वॉश हो चुका होता है। जी, तो आप उनको आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ आदमी नहीं कह सकते। ना वो अपने लिए स्वस्थ हैं और ना ही वो समाज के लिए स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। तो आपकी ओरिएंटेशन कैसी है? जो आपके आसपास के लोग हैं, आपने देखा था कुछ साल पहले बुराड़ी में एक परिवार ने सबने आत्महत्या जी, कर ली थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, तो ये जो आध्यात्मिक लोगों का विचार किस तरफ होता है, और वो सर विचार इतना ज्यादा हावी हो जाता है, जो आध्यात्म में उनका केंद्र है वो इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वो बाकी सारी चीजों को छोड़ता है और सही और गलत की पहचान करना भूल जाता है। सर वो तो अंधविश्वास इसी बढ़ जाता है। जी, वो अंधविश्वास, जो विश्वास है वो अंधविश्वास में विश्वास में कन्वर्ट बढ़ हो जाता है, जी, और बिल्कुल। उसके बाद फिर यू नो
एक ऐसी स्टेप आदमी ले लेता है जो असाधारण है, जो सामान्य तौर पर आपको लगेगा एक शारीरिक रूप से फिट देखने वाले आदमी कभी नहीं ले सकते। तो जो हमारे फेथ होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं, आपको देखना चाहिए आपके घर में जो बच्चे हैं और जो युवा हैं, जो कॉलेज गोइंग्स हैं, जो स्कूल्स में, इसलिए संस्कारों का इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। हम कहते हैं ना कि आपकी ग्रूमिंग कैसी हुई है, संस्कारों में कोई स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन आपके विचारों के ऊपर बताया जाता है कि हमको रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई जाती हैं पूरे भारतीय संस्कृति में, है ना। गीता के बारे में बताया जाता है क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन देती है जी, कि समाज कैसा होना चाहिए, कैसे लोगों के साथ आचरण करना चाहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपके अंदर एक फेथ जनरेट करती हैं जी, और आपको अहंकार से बचाती हैं। जी। सही दिशा नहीं तो सही आज बिल्कुल, जी अहंकार आने लगता है तो वो दूसरों का नाश बाद में करता है, पहले उसका खुद का नाश होने खुद लगता का है। नाम। जी, बिल्कुल सर। और अंतिम जो स्वास्थ्य की आयाम है वो है सामाजिक स्वास्थ्य, समाज। सोशल हेल्थ। जी, जिसका एक थोड़ा हिंट मैंने आपको दिया था कि हम आपस के रिलेशन तो कैसे मेंटेन करते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। जी, आप जानवरों से किस तरह से रिलेशन इंपॉर्टेंट करते हैं, उनसे किस तरह से बर्ताव करते हैं, जी, और उससे भी एक कदम आगे कि प्रकृति से हमारा व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है। आयुर्वेद में इसको आचार रसायन कहते हैं, जी, जिसको मोरल कोड ऑफ कंडक्ट। आप देखते हैं कि आजकल इलेक्शन आने वाले हैं कई स्टेट्स में, जी। तो उनमें आचार संहिता लग जाती है। आचार क्या है? ये आचार संहिता लगने का मतलब क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना जी, है। उसके बाहर नहीं तो ये जो जाना है। जी, 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 देखेंगे आचार का क्या मतलब, आचार संहिता का क्या मतलब है? आचार जी, संहिता का मतलब है यू नीड टू फॉलो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जी, तो ये अगर हम अपने समाज में नियमित रूप से करें कि किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, हमारी वजह से प्रकृति को नुकसान नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। हम अननेसेसरी अपने फायदे के लिए जी, किसी जानवर को या किसी प्रकृति या किसी मनुष्य को पीड़ा नहीं देंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी, प्रकृति रेसिप्रोक है। जी, हम जिस तरह से प्रकृति से बर्ताव करते हैं वैसा ही प्रकृति हमारे साथ धीरे धीरे करने लगती है। ये तो म्यूचुअल गिव एंड टेक का फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ दिस नेचर, हम इसी प्रकृति का एक हिस्सा है, इसका प्रतिबिंब है। आयुर्वेद में कहा जाता है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा मेरा पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांड है। या यूं कह लीजिए कि जैसा ही ब्रह्मांड है ऐसा ही मेरा पिंड है। पिंड मतलब शरीर है। जी, तो ये जो ब्रह्मांड है ये पंच तत्वों से मिलकर के बना है। क्षित जल पावन गगन गगन शमीरा, पंच तत्वों से बना शरीरा। तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि भी पंच तत्व से है, हम भी पंच तत्व से हैं। ये जो पंच तत्वों का हमारा शरीर है और बाहर जो पंच तत्व है, उनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो जाए, एक बैलेंस बन जाए, उनके बीच में एक तारतम्यता हो जाए, एक हार्मनी एस्टेब्लिश हो जाए, एक अलाइनमेंट हो जाए। जब जब इनके बीच में इम्बैलेंस हो जाता है तब तब व्याधि होती है, चाहे वो शरीर के अंदर हो चाहे वो बाहर विषय हो। के बाहर। जी सर। आप देखिए प्रकृति से किस तरह से विनाशी खबरें आ रही हैं। जी, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी ज्वालामुखी फट जाता है, जी, और किसी किस तरह के माइक्रोब्स आने लगते हैं क्योंकि हमने बेतहाशा प्रकृति का दोहन किया है। जी, बिल्कुल सर। और अपनी मैं क्या कहूंगा, अपनी लालसा के लिए जो कभी खत्म नहीं होती, जी, तो हमको संरक्षण भी करना है, प्रकृति का भी संरक्षण करना है। जब प्रकृति स्वस्थ रहेगी। आहार किस जी, समय जैसे कहते हैं ना कि सब भूख लगे तभी खाना चाहिए और कुछ व्याधियों में ये होता है कि एक टाइम निश्चित होना चाहिए। तो जो आयुर्वेद में किस तरह से हम आहार को अपना एक टाइम फिक्स रखें, किस समय में खाना खाना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है मैडम आपका। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आयुर्वेद में तो मुख्य रूप से कहा रखा है कि आपको सिर्फ 2 बार ही भोजन करना चाहिए। एक मत ये है, और इसमें बिल्कुल स्पष्ट है जी, कि आप 2 बार जब भोजन करते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट के टाइम आप अच्छा भोजन कर लीजिए, जी, और फिर बाद में सूर्यास्त से ठीक पहले आप भोजन अच्छा ढंग से कर लें। मतलब जितना आपकी तबीयत हो उस तरीके से आप भोजन करें मॉर्निंग के टाइम पर। जी, लेकिन आयुर्वेद में जो सिद्धांत दिए गए तब ये भी बताया गया कि जब भी आपको भूख लगे और तीक्ष्ण भूख लगे तब आप भोजन कर सकते हैं। जी, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा, जी, आप किस तरीके का काम करते हैं, इसलिए कोई एक स्टैंडर्ड सब पे लागू नहीं हो लागू सकता। नहीं होता। जी आप सर। जी, आप अगर फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं तो आप क्या आहार लेंगे वो भी अलग होगा, और कितनी बार लेंगे वो भी अलग होगा। जी, आप ऑफिस काम का काम करते हैं, आपकी एज कैसी है,
है ना, हेल्थ इश्यूज कैसे, तो ये सब अलग अलग हो जाएगा। लेकिन साधारणतः मैंने आपको बताया कि एक प्रिंसिपल तो ये है कि जब आपको भूख लगे आप तभी भोजन करें। जी, जब तक भूख लगने की प्रतीति ना हो, जी, आपको फील लगे, अगर भूख ना लगे तो फिर मुझे गुस्सा आएगा, मुझे इरिटेशन होने लगी, चिड़चिड़ापन, तब तक भोजन नहीं करें। जब जी, वो स्थिति हो जाए तभी आप भोजन करें। इसका मतलब पहले खाया हुआ भोजन पक चुका है। अगर आप सिर्फ एक मैकेनिकल स्तर पर भोजन करते रहेंगे तो जो भोजन है उसका पाचन ढंग से नहीं हो पाता, और जब जी, पाचन ढंग से नहीं होगा तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़िया नहीं हो सकती। जी, तो भूख लगने पर भोजन करें, और साधारणतः 2 बार भोजन करें। बहुत जी, हो, आपकी अच्छी अग्नि है, अच्छा आपका पाचन है, तो आप 3 बार भोजन कर सकते हैं। लेकिन सूर्योदय से और सूर्यास्त के बीच में ही करें। जी, सूर्यास्त तक आप अपना भोजन कर लें, उसके बाद भोजन नहीं करें। जितना लेट नाइट हम खाना खाते जाएँगे, उतना उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती जाएगी। मैंने बिल्कुल, आपको बताया, हमारी बॉडी प्रकृति के साथ एक सामंजस्य स्थापित करती है। वी आर अ पार्ट ऑफ दिस नेचर, हम इसी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। तो जैसे-जैसे सूर्योदय होता है और फिर 12 बजे पीक पर पहुँचता है, उसके बाद सूर्यास्त होने लगता है, ऐसे ही हमारे डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ऐसे ही जूसेस सीक्रेट होते हैं, ऐसे एंजाइम्स, हार्मोन वगैरह रिलीज़ होते हैं। आप जितना लेट नाइट करेंगे, तब हार्मोन रिलीज होने में और उसके बाद डाइजेशन होने में बहुत लंबा टाइम बहुत लगता है। बिल्कुल सही, आजकल हम देखते हैं लोग बहुत लेट नाइट भोजन करते हैं और बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। उस समय डाइजेशन प्रोसेस आपका बहुत स्लो है, जी, बहुत कम है। उसमें बॉडी रेस्ट का टाइम है और हमने जबरदस्ती बॉडी से डाइजेशन का काम जी, करा रहे हैं, इसलिए बहुत लंबा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। मॉर्निंग सवेरे तक उसको अफारा होता है, गैस होती है, कब्ज होती है, कई बार नौसिया, वॉमिटिंग होने लगती है। जी, तो आप सूर्यास्त तक, जैनियों में भी अभी काफी हद तक ये प्रोसेस होता है कि कई जगह वो लोग सूर्यास्त के बाद भोजन बिल्कुल नहीं करते हैं। ये जी, बहुत बिल्कुल, बढ़िया बहुत प्रोसेस है कि बढ़िया, जी, हम बिल्कुल, जी, प्रकृति के साथ एक तारतम्य स्थापित किए हुए हैं और उसके बाद हम भोजन नहीं करते हैं। तो इसीलिए सूर्यास्त के बाद भोजन करने की प्रथा बिल्कुल नहीं है, नहीं करना चाहिए, डाइजेशन ठीक नहीं होता है। बहुत ज़रूरी हो तो आप सिर्फ सूप ले सकते हैं। जी, अगर रात में लेना अति आवश्यक है तो आप सूप ले सकते हैं, या आपको भूख लग रही है तो आप सूप ले लीजिए। हल्का अन्यथा भोजन, कोशिश करें जी, ब्रेकफ़ास्ट आपका खूब अच्छे से हो, लंच थोड़ा कम हो और डिनर बिल्कुल हल्का हो, ये ऐसे होना चाहिए। जी, जो ट्रायंगल होता है, उसको आप उल्टा कर दें तो ऊपर ब्रेकफ़ास्ट खूब ज़्यादा जी, हो, जी, बिल्कुल सर, और जी, और लंच थोड़ा मध्यम हो और डिनर एकदम पतला हो। धीरे, धीरे, धीरे प्रोसीजर कम होते इससे डाइजेशन भी ठीक रहता है जी, और इससे एब्ज़ॉर्प्शन भी बढ़िया रहती है, और ये जी, स्वास्थ्य के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत अच्छा है। आपको निद्रा भी बढ़िया आएगी, नींद भी अच्छी आएगी जी, और आपको इम्यूनिटी भी आपकी बेहतरीन होगी। जी, तो इसलिए हम खाने में इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। जी। जी सर मैडम। एक प्रश्न सर और मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सर आपने बोला कि मेडिटेशन का भी हमारी इम्यूनिटी में बहुत बड़ा महत्व है। तो सर मेडिटेशन का जी। कौन-सा टाइमिंग और किस तरीके का मेडिटेशन हमको करना चाहिए जिससे मेडिटेशन करके हम थोड़ा-सा अपने इम्यूनिटी को भी ठीक रख सकें? जी। मैम, मेडिटेशन करने का देखिए सबसे बढ़िया टाइम तो ब्रह्म मुहूर्त है, सूर्योदय से तकरीबन 40-50 मिनट पहले। जी, जी, उसका एक मतलब होता है कि आप ध्यान केंद्रित करें, जी, जी, अपने शरीर की ऊर्जा को एक तरफ केंद्रित करें। ये योग में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कराया जाता है। जी, लेकिन हम एक जगह स्थिर चित्त होकर के बैठे हैं, चित्त कहते हैं मन को, जो मन हमारा हमेशा भटकता रहता है, उसको स्थिर एकाग्र कर लें। जी, जितना मन को हम एकाग्र करेंगे, उसके अधीन जो शक्तियाँ हैं, मन जो भटकता रहता है, उसके जी, विचार होते हैं, भाव हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इन सारी चीज़ों को हम नियंत्रित कर लेते हैं। जी, और जितना हम इसको नियंत्रण कर पाएँगे, एकाग्रचित्त होंगे जितना ज़्यादा, उतने ज़्यादा हमारी ऊर्जा संग्रहित होगी और उतनी बेहतरीन हमारी इम्यूनिटी होगी। जी, तो अपने ऊपर, अपने भावों के ऊपर काबू रखने का एक माध्यम है। और अब जब हम ध्यान करते हैं और हम कहते हैं कि हम नेत्र बंद करके एक दिशा में, एक पॉइंट की तरफ देखें, तो सारी एनर्जी, सारे थॉट प्रोसेस एक पर केंद्रित हो जाते हैं। फिर मन यहाँ-वहाँ नहीं भटकता है। जी, हमारा शरीर, बॉडी और साइकी, यानी शरीर और मन एक स्थिर, एक लाइन, एक दिशा में हो जाता है। और इसके बाद की अगली जो स्टेज होती है वो थॉटलेसनेस की स्टेज है। यानी हम इस स्टेज से एक ऐसी स्टेज की तरफ जाएं जहां पर कोई विचार ही ना हो, जी, सर, जी, जिसको बिल्कुल सर। विचार शून्यता कहते हैं। जी, ये तो साधना जैसी स्थिति।
लेकिन साधारणतः रोज अगर हम 10-15 मिनट, जैसे पहले जनरेशन्स में ये था कि नहाने धोने के बाद सब लोग पूजा करते हैं। जी, आज भी हिंदुस्तानी कल्चर में और उसके संस्कारों में ये है कि नहाने धोने के बाद आदमी ब्रेकफास्ट करने से पहले पूजा पूजा, करता है। जी, भले ही बहुत सारे लोग फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, लेकिन करते हैं। तो वो करते हैं, ध्यान ही है। उसका जी, मतलब हम उसमें मोटा-मोटा क्या करते हैं कि आज दिन भर आप क्या करेंगे, और जब शाम को हम दोबारा ध्यान में बैठते हैं तो ये देखते हैं कि दिन भर मैंने क्या किया। उसका एक सेल्फ एनालिसिस होता है। वो भी एक तरीका है, लेकिन हम बच्चों में ज़रूर ये संस्कार डालें कि वो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जितना देर बैठ सकते हैं, थोड़ा एक ध्यान की पोज़ीशन तरफ, पर जी, जी, ध्यान ज़रूर करें। ये आपके विचारों के लिए, ये मन का आहार है, विचार मन का आहार होते हैं। तो जी, ये जो आध्यात्मिक हमारा स्वास्थ्य है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जी, जी। मैम। सर, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो तरीके आपने हमें बताए हैं, उनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। सर। नमस्कार मैम, धन्यवाद।